नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो गया इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर की सत्ता में वापसी करने जा रही है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर के लिए चुनावी प्रचार समाप्त हो गया, जिसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां संबोधन के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि उनकी पार्टी गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर की सत्ता में वापसी करने जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी भाजपा नेतृत्व के गठबंधन से बेहतर चुनाव लड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा चारों राज्यों में मजबूती से सत्ता में वापसी कर सरकार बनाने जा रही है। पंजाब में हम अपनी स्थिति को बहुत बेहतर करेंगे। हमने पहली बार पंजाब में गठबंधन को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता में वापसी का दावा करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के शासन में कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार की आपराधिक घटनाओं में 30 से 70% तक की कमी आई है। सभी माफिया जेल में बंद है और महिलाएं और बच्चियां अब खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। यही कारण है कि देश के सबसे बड़े सूबे में भाजपा मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है। इन 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आजाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से कहीं अधिक ऊपर दिखाई पड़ी और इसका सीधा फायदा भाजपा को इस चुनाव में हो रहा है। इससे पहले नड्डा ने कहा कि 5 राज्यों में पहले चरण का चुनाव कोविड की तीसरी लहर के दौरान शुरू हुआ। प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए उन्होंने 5 चुनावी राज्यों के लोगों का आभार जताया। विभिन्न कोरोना के प्रोटोकॉल्स के रिस्ट्रिक्शंस के बीच में चुनाव का प्रचार हुआ, लेकिन हम 5 राज्यों के जनता को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। विशेष रूप से उनको इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कोरोना के प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो किया और भारतीय जनता पार्टी ने इस विशेष परिस्थिति में भी 5 राज्यों में कोरोना के सारे नियमों को मानते हुए किस तरीके से प्रचार सक्षम हो सकता है और असरदार हो सकता है, इस बात का प्रयास किया गया। सबसे पहले तो मैं 5 राज्यों के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने चुनाव को बहुत ही शांति प्रिय ढंग से मुद्दों के आधार पर अपना वोट दिया है। और उस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चुनाव के मुद्दों को लेकर के, फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, फिर चाहे वो मणिपुर हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, इन चारों राज्यों में जहां हम सरकार में थे, वहां चारों राज्यों में अच्छी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी को इन प्रदेशों की जनता ने भेजने का निर्णय किया है। ऐसा हमें चुनाव के प्रचार से अनुभूत होता है और इसके लिए हम विशेष रूप से उनको धन्यवाद देते हैं कि मुद्दों की राजनीति को ध्यान में रखते हुए ये ऐसा इस तरीके का माहौल हम सबको देखने को मिला है। चुनाव में हम सबका मुद्दा एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, महिला का सशक्तिकरण, युवा का सशक्तिकरण, किसानों का सशक्तिकरण और गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित और समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है
उसका सशक्तिकरण का मुद्दा इस चुनाव में हम सबके लिए रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने गरीब, गांव, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का सशक्तिकरण किया है, उसका बहुत ही सकारात्मक रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला चुनाव के दृष्टि से। फिर चाहे वो जनधन योजना हो, फिर चाहे वो आयुष्मान भारत हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, फिर चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, फिर चाहे वो उज्ज्वला हो, फिर चाहे वो सौभाग्य योजना हो, सभी योजनाएं गरीब को मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से ये योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जो किया गया है, उसके प्रति बहुत ही सकारात्मक सभी राज्यों में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने मौजूदा भीड़ से यूपी में डबल इंजन सरकार लाने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को 7वें चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। यूपी के सियासी भविष्य के लिए आखिरी दिन तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इसी क्रम में वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा भीड़ से यूपी में डबल इंजन की सरकार लाने की अपील भी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, इस चुनाव में मेरी ये आखिरी जनसभा है। उत्तर प्रदेश के दशकों में शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। ऐसा चुनाव जब सरकार अपने काम पर, अपनी ईमानदारी छवि पर, भेदभाव और पक्षपात रहित विकास पर और सुधरी हुई कानून व्यवस्था के दम पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांग रही हो। उत्तर प्रदेश के लोग यूपी को गुंडागर्दी, मनचले, माफिया, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवैध कब्जे देने वाली घोर परिवारवादियों को पूरी तरह से नकार चुके हैं। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बनारस में सब गुरु केहू ना ही चेला, यहाँ झूठ की खेती नहीं हो सकती। हमारे गांव की एक शक्ति ये भी है कि जब संकट आता है तब हर कोई गिले शिकवे भुलाकर एकजुट हो जाता है। लेकिन देश के सामने कोई चुनौती आती है तो ये घोर परिवारवादी इनमें भी राजनीतिक हित ढूंढते रहते हैं। यह हमने कोरोना के दौरान भी देखा और आज यूक्रेन संकट के दौरान भी हम यही अनुभव कर रहे हैं। अंधविरोध, निरंतर विरोध, घोर निराशा, नकारात्मकता, यही इनकी राजनीतिक विचारधारा बन चुकी है। आज एक तरफ डबल इंजन का डबल बेनिफिट है, जिसका लाभ यूपी का हर नागरिक उठा रहा है। दूसरी तरफ घोर परिवारवादियों की कोरी घोषणाएं हैं जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। जान ली, बनारस में सब गुरु केहू ना ही चेला। यहां तो झूठ भरे बिल्कुल नहीं चलता। इसलिए लोग कह रहे हैं जो आज यूपी की सेवा कर रहे हैं वही अपना काम जारी रखेंगे। साथियों, चिर पुरातन काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए कायाकल्प हो सकता है, ये विश्वास आज हर जगह दिखता है। मां गंगा हो, मां अन्नपूर्णा हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, दिव्यता का, भव्यता और आधुनिकता से साक्षात्कार आज हर कोई अनुभव कर रहा है। साथियों, हमारे गांवों की एक शक्ति ये भी है कि जब संकट आता है
तो हर कोई गीले शिकवे भुलाकर एकजुट हो जाता है। लेकिन देश के सामने कोई चुनौती आती है तो एक घोर परिवारवादी इसमें भी राजनीतिक हित ढूंढते रहते हैं। भारत की सेना, भारत के लोग अगर संकट से लड़ते हैं तो ये उस संकट को और गंभीर बनाने के लिए उसमें जो भी परेशानियां पैदा कर सकते हैं पूरी ताकत से करते रहते हैं। ये हमने कोरोना के दौरान भी देखा और आज यूक्रेन संकट के दौरान भी हम यही अनुभव कर रहे हैं। भाई और बहनों, अंध विरोध, निरंतर विरोध, घोर निराशा, नकारात्मकता, यही इनकी राजनीतिक विचारधारा बन चुकी है। वरना देखिए, भारत 2 साल से 80 करोड़ से अधिक गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी मेरे इन परिवारजनों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, ये घोर परिवारवादी देश के इस सामर्थ्य को भी कमतर करने में जुटे हैं। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा, समृद्ध से समृद्ध देश 100% कोरोना टीकाकरण, मुफ्त टीकाकरण के नजदीक भी नहीं पहुंचा है। कई देशों में टीकाकरण के विरोध में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। भारत का हर नागरिक शांति से मुफ्त टीका लगा रहा है। आप सबका टीका लगा है? अच्छा, मुझे बताइए, दुनिया में तो टीके लगाने के लिए हजारों रुपया खर्च होता है। आपको कोई खर्चा हुआ है क्या? टीका लगाने का कोई खर्चा हुआ है क्या? भाइयों बहनों, 130 करोड़ से अधिक भारतीयों के गौरव काल के लिए भी ये लोग घोर परिवारवादी, राजनीति के रंग में रंगे लोग राष्ट्र नीति को न कभी समझ पाए हैं, न पचा पाए हैं। इतना बड़ा काम, 130 करोड़ देशवासियों का इतना बड़ा सहयोग, टीकाकरण अभियान पूरी दुनिया में अद्भुत चला हो, लेकिन उनके मुंह से एक सही शब्द निकला है क्या? एक अच्छी बात निकली है क्या? अरे इसमें भाजपा कहां थी? ये तो सीधा सीधा गरीब के बच्चों को बचाने का काम था। क्या उसमें भी तुम्हें तकलीफ हो रही थी? भाइयों बहनों, इन घोर परिवारवादियों की सोच यही है कि जो देश के लिए अच्छा हो उसे वो। शनिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। यूपी के सियासी भविष्य के लिए आखिरी दिन तमाम दल अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को भदोई के औरैया में चुनावी जनसभा करने पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 चरण के चुनाव के बाद आ रहे रुझान से साफ हो गया है कि प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बन रही है। विपक्ष के नेताओं ने इसे देखते हुए 10 मार्च के बाद विदेश भागने के लिए टिकट की बुकिंग कराना शुरू कर दिया है। 7वें चरण में आप अच्छी सीटें दिलाएंगे तो दमदार सरकार बनेगी। विकास और बुलडोजर के लिए दमदार सरकार की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर भी बात की और सपा और बसपा पर तीखा हमला किया। गरीबों को निशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया। 2017 में सरकार बनी। सरकार अभी 3 साल ही काम की थी कि सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। कोरोना के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन की व्यवस्था दी गई।
सपा या बसपा की सरकार होती तो वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती, गरीबों को बिल्कुल नहीं मिल पाती। गरीबों के हिस्से पर कैसे डकैती डाली जाती है सपा बसपा उसके उदाहरण है। भाजपा सरकार के गरीब के हिस्से पर डकैती डालने की छूट किसी को नहीं दी। 2017 से पहले योजनाओं पर डकैती पड़ती थी। राशन सपा बसपा के मुर्गे खा जाते थे, गरीब देखता रह जाता था। कोरोना कालखंड में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ। आप मुझे बताइए कि वैक्सीन का पैसा तो नहीं लिया किसी ने? कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा है। याद करना, अगर सपा बसपा की सरकार होती, इस वैक्सीन को भी लोग मार्केट में ब्लैक कर देते। आप मुझे एक बात बताओ, कोरोना कालखंड में गरीबों को महीने में 2 बार राशन मिला है कि नहीं मिला है? दाल, तेल और नमक क्या 2017 के पहले भी मिलता था क्या? 2017 के पहले भाइयों बहनों, यही गरीब का राशन सपा के गुर्गे या पवन जी का हाथी खा जाता था और गरीब को कुछ नहीं मिलता था। आज तो गरीब को मकान भी मिल रहा है, आज तो गरीब को शौचालय भी मिल रहा है, आज गरीब को विद्युत का कनेक्शन भी मिल रहा है, रसोई गैस का सिलेंडर भी मिल रहा है। और हमने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो भाइयों बहनों, अगले 5 साल के अंदर हर दीपावली और होली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक रसोई गैस का सिलेंडर भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। विकास की योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन प्रदेश को दंगा मुक्त और भय मुक्त करने के साथ ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सरकार ने किया है। आज उसका परिणाम है और प्रदेश की छवि बदली है। मैं जब अपनी हमने देखा कि विकास और भय मुक्त वातावरण का प्रतीक उत्तर प्रदेश शासन का बुलडोजर भी अब पीछे खड़ा है। विकास और बुलडोजर दोनों साथ साथ चले, क्या चलनी चाहिए ना? विकास और बुलडोजर साथ साथ चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के विश्व उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले शनिवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। ऐसे में भाजपा के दिग्गज राजनेताओं ने भदोही जिले में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रचार का मोर्चा संभाला। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और जनसभा को संबोधित किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के भदोही में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल और राजनेता अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को छोड़कर सभी लोग आपके सामने भाषण देते हुए कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता जब भी मन से बोलते हैं तो कहते हैं कि हमने जो कहा था वो किया, जो कहेंगे वो करेंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, माताएं, बहनें, किसान, नौजवान को मुख्य धारा में लाने का काम अगर कोई पार्टी करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी को धोखा दिया था। थाली को भरने का काम मोदी सरकार ने किया है। निषाद पार्टी को मुख्य धारा में शामिल करते हुए निषाद राज की
बातों को सम्मान देने का काम भाजपा सरकार कर रही है। हमारी पार्टी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे किसान भाई, इनको मुख्य धारा में लाने का काम कोई करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए करती है, निषाद पार्टी करती है। जब हम कहते हैं कि थाली भरी हुई है तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। यही निषाद पार्टी को बताइए, समाजवादी ने इसका दुरुपयोग किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? धोखा दिया था कि नहीं दिया था? ये थाली को भरने का काम, भरी थाली, सब्जी से, भोजन से, रोटी से, चावल से, भात से, ये करने का काम किया तो मोदी जी की एनडीए की सरकार ने किया है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। आज मुख्य धारा में निषाद पार्टी को शामिल करते हुए, राजा सुहेल देव जी की बात को संभालते हुए, निषाद राजा जी की बात को संभालते हुए आज मुख्य धारा में लाने का काम संकल्प के साथ कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है तो शपथ लेता है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा। अखिलेश जी क्या शपथ लेंगे या क्या शपथ लेते थे? वैसे तो इनको शपथ लेने का मौका ही आप लोगों ने नहीं देना है, लेकिन ये लेते तो क्या लेते? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं आतंकवादियों की रक्षा करूंगा, मैं आतंकवादियों को अक्षुण्ण रखूंगा, मैं उनकी सेहत का ख्याल रखूंगा और समय आने पर अपने घर में बुला के बिरयानी खिलाऊंगा। बताओ, मुजफ्फरनगर के मुख्य अभियुक्त को मुजफ्फरनगर से प्लेन पर बुलाकर लखनऊ में अपने घर में उन्होंने मुख्य अभियुक्त को बिरयानी खिलाई थी कि नहीं खिलाई थी? खिलाई थी कि नहीं खिलाई थी? और मैं 1.5 महीने से बोल रहा हूं, अखिलेश जी मेरी एक भी बात को काट के दिखाओ, तुम जवाब नहीं देते। मित्रों, अखिलेश जी को मैं बोलना चाहता हूं, पतली गली से अब उत्तर प्रदेश की जनता जाने नहीं देगी। जवाब देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की जनता को, बताना पड़ेगा कि क्यों माताओं की कोख सूनी हुई, बताना पड़ेगा क्यों बहनें विधवा हुई, बताना पड़ेगा कि क्यों आपके संबंध आतंकवादियों के साथ हैं। अभी अहमदाबाद का फैसला आया बम कांड का, 38 लोगों को सजाए मौत हुई है। एक का नाम है सैफुद्दीन सैफ, उसके पिता अखिलेश जी के साथ उनकी गले मिलते तस्वीर है। आपको गले मिलने के लिए ऐसे ही लोग ही मिलते हैं। यूपी में अंतिम चरण के प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को अपने संबोधित क्षेत्र आजमगढ़ में रैली को संबोधित किया। शनिवार को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर के लिए चुनावी प्रचार का आखिरी दिन था। इसमें कोई भी पार्टी अपना दांव खेलने से चूकना नहीं चाहती थी। यूपी में अंतिम चरण का चुनाव अपने चरम पर है। इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी के गर्मी निकालने वाले बयान पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा, जो लोग गर्मी निकाल रहे थे वो छठे चरण में ही ठंडे पड़ गए, उनके घरों में झंडे उतार लिए गए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि बीजेपी कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन हम और आप लोगों ने देखा ये डबल इंजन की सरकार और इसके नेता लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं। न केवल इन्होंने झूठ बोला बल्कि हमारे किसानों को ये कहकर ठगा कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम किसानों की आय को दोगुनी करने का काम करेंगे। बताओ किसान भाइयों, क्या बीजेपी ने हमारी किसी किसान की आय दोगुनी करी है? ना आय दोगुनी हुई और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, आज डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती ही चली जा रही है। और सफेद टोपियों के साथ अन्याय किया,
बताओ उन्होंने टोपी पहन ली कि नहीं पहन ली टोपी? और टोपी भी पहनी, लाल नहीं पहनी, सफेद नहीं पहनी, किसी और रंग में पहनी है। ये वो लोग हैं जो रंग बदलने वाले हैं। इस बार जनता उत्तर प्रदेश की इन्हें समझ गई है। ये कोई रंग बदल ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। बताओ बीजेपी के लोगों ने झूठ बोला कि नहीं बोला? हमारे किसान भाई यहां बैठे खड़े हैं, आपकी आय दोगुनी की बात की, लेकिन आज 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने हमारे किसानों की आय दोगुनी नहीं की। हमारा किसान आज भी परेशान है और इनकी सरकार में महंगाई से और परेशान हो गया। जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल और हर चीज महंगी कर दी। बताओ खाद जब जरूरत थी खाद नहीं मिली। यहां किसान भाई होंगे, आप जानते होंगे खाद नहीं मिली और डीएपी नहीं मिली। इस बार किसान भी उसी तरीके से इनके खिलाफ वोट करेंगे। जैसे डीएपी नहीं मिली तो इस बार बीजेपी को वोट भी नहीं मिलने जा रहा। महंगाई कहां पहुंच गई? बेरोजगारी तो आज हर घर में एक बेरोजगार बैठा है। हमारे नौजवान जितने यहां पर आए हैं, बताओ 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे नौकरी का? नौकरी नहीं दी, न रोजगार दिए, और जहां नौकरी रोजगार मिल भी जाता वो बताओ सब बेच दिया कि नहीं बेच दिया? ये लोग वो थे जिन्होंने कहा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, और जैसे ही सरकार में आए सब हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दी, रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन बेच दी, रेलवे स्टेशन बेचने जा रहे हैं, पानी के जहाज बेच रहे हैं, पानी के जहाज के साथ बंदरगाह बेच दिए। बताओ सब बेच दिया कि नहीं बेच दिया? और इसलिए बेच दिया, अगर आपको पुरानी कहावत याद होगी कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी और रोजगार भी नहीं मिलेगा। और अब तो वो कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। गर्मी निकालने वालों। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें केकेडी न्यूज।